तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत्की का टॉपिक है, यानी हमारा जो लैब असिस्टेंट का जो हमारा 11th के जो चैप्टर चल रहे हैं उसी के साथ में ये चाहता हूँ कि साथ में एक टॉपिक है वो 12th का भी साथ में हम एक एक करके चला लें ताकि दोनों साथ में पूरे हो सके, जल्दी हो सके। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी करने। तो इसमें हमारा जो पहला ही जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्थिर विद्युत्की। तो स्थिर विद्युत्की में हमारा जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है कूलाम नियम। अब हमें कूलाम नियम से पहले हमें जो पढ़ना है, यानी कूलाम नियम समझने के लिए हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यदि कूलाम नियम हमारा आवेश के ऊपर है तो पहले हमें आवेश के बारे में तो पता हो ना कि आवेश है क्या। तो हम पहले बात करेंगे विद्युत आवेश की। यानी ये विद्युत आवेश होता क्या है, उसके बाद हम कूलाम नियम पढ़ सकते हैं, क्योंकि विद्युत आवेश की हमें अगर जानकारी नहीं होगी तो हमें कूलाम नियम नहीं समझ आ सकता। तो अब विद्युत आवेश है तो मैं आपको सीधा सा अगर छोटी सी बात बताना चाहूँ तो विद्युत आवेश है वो किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुण है, जिसे हम लिख सकते हैं नेज गुण है, जिसे नेज गुण को हम बोल सकते हैं आंतरिक गुण है। यानी एक किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है जिसकी वजह से वह स्थिर या विद्युत के प्रभावों को दर्शाता है। यानी जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है उनको वो उसी गुण की वजह से दर्शाता है। जिस तरह हमने 11th का जो टॉपिक देखा था उसमें हमने देखा था कि जड़त्व है, यानी जड़त्व क्या था, यानी किसी वस्तु का एक गुण था जिसकी वजह से वह वस्तु अपनी स्थिति को खुद चेंज नहीं करती थी। यानी न तो स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहती थी भाई जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, और गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। ये हमारा जड़त्व का नियम था। उसी प्रकार विद्युत आवेश है वो भी किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है कि जिसकी वजह से वह स्थिर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र बोल दें या विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। यानी आकर्षण या जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो दर्शाती है, या बोल दें कि जो विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र के जो गुण हैं वो कोई भी वस्तु है उसी गुण की वजह से दर्शाती है, जिसे हम बोल सकते हैं विद्युत आवेश। अब जो विद्युत आवेश है वो जो न्यूनतम, यानी जिसे हम बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा मतलब सबसे छोटा, जो न्यूनतम आवेश है वो किस वस्तु पर मिलता है, यानी उस आवेश की जो न्यूनतम इकाई है। यानी किसी भी, अब जब आवेश को हमें किसी भी वस्तु से मापेंगे या जैसे हमें गिनेंगे या कंपेयर करेंगे या न्यूमेरिकल में या किसी भी चीज़ में, तो उसकी जो एक इकाई होती है वो क्या होती है, वो कहाँ पर होती है उसका पता होना चाहिए। तो जो आवेश की न्यूनतम इकाई है वो हमें इलेक्ट्रॉन पर मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा जो नाभिक के अंदर मिलता है उस पर इलेक्ट्रॉन की हमारे न्यूनतम इकाई हमें मिलती है, जिसका मान होता है E = 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे न्यूनतम आवेश है वो हमें मिलता है, यानी किसी भी वस्तु का जो न्यूनतम आवेश है वो हमें इलेक्ट्रॉन पर देखने को मिलेगा, जिसका मान होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और यदि हमें इसके बाद में अगर दिशा की बात करें, उसके धनात्मक या ऋणात्मक की बात करें तो इस पर हमें ऋणात्मक आवेश मिलता है। ठीक है। अब जो आवेश है उसका जो मात्रक है वो है हमारा कूलाम, यानी इसका जो मात्रक है वो है हमारा कूलाम, ऐसा ही मात्रक है कूलाम। ये है इसकी मेन बेसिक बात। यानी विद्युत आवेश है वो किसी भी वस्तु का एक नेज गुण है जिसकी वजह से वह स्थिर विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को दर्शाता है, जिसका जो न्यूनतम मान है वो हमें इलेक्ट्रॉन में मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं क्वांटा। यानी जो सबसे कम जो मान मिलेगा वो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन पर, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। अब आवेश कितने प्रकार के हैं, तो आवेश है हमेशा दो प्रकार के, एक है धनात्मक तो दूसरा है हमारा ऋणात्मक। एक को हम बोलते हैं धनात्मक आवेश, दूसरे को हम बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। अब एक हो गया हमारा धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक। अब ये कब आकर्षित करते हैं और कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इन पर निर्भर करता है कि ये
कौन सा आवेश है, किस प्रकार के आवेश के पास लाया जा रहा है, उसी पर डिपेंड करता है कि ये आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। इसमें हमारे दो छोटे नाम है, एक नाम हमारा है सजातीय आवेश, दूसरा नाम है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होते हैं, यानी वह आवेश जो सेम जाति के हो, थोड़ा सा इस वर्ड से हम निकाल लेते हैं, यानी वह आवेश जो सेम जाति के हो, यानी सेम प्रकार के हो। यदि जैसे दो धनात्मक आवेश है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि दो धनात्मक आवेश यदि हम पास में लाएंगे तो इनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा इनके मध्य हमेशा, यदि दो धनात्मक आवेश ला रहे हैं तो इनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल होगा। यानी विजातीय आवेश, जो सजातीय आवेश है, इनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होगा, या हम दूसरा हम कह सकते हैं जैसे ऋणात्मक या ऋणात्मक आवेश है, तो इनको भी यदि हम नज़दीक लाएंगे तो इनके मध्य भी हमें प्रतिकर्षण बल मिलेगा। विजातीय आवेश यानी जिनकी जाति अलग अलग है, जैसे एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, या हम बोलते हैं कि एक पहला हम ऋणात्मक ले दूसरा धनात्मक ले, तो इन्हें हम बोलते हैं सजातीय आवेश यानी विजातीय आवेश, यानी अलग अलग जाति के आवेश, इनके मध्य हमेशा आकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर धक्का देना, यानी दूर की तरफ भेजना। आकर्षण का मतलब पास की तरफ लाना, अपनी तरफ खींचना। तो जो यदि हम विजातीय आवेशों को, विजातीय का मतलब है अलग अलग जाति के आवेश हैं, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है, या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश होंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और यदि वे सजातीय है यानी सेम जाति के, यानी या तो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, यानी एक को हम पॉजिटिव आवेश बोल सकते हैं, एक को नेगेटिव आवेश बोल सकते हैं। तो यदि वो दोनों पॉजिटिव आवेश या दोनों नेगेटिव आवेश को हम नजदीक लाएंगे तो उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, दूर की तरफ बल लगाएंगे। ये इनकी खासियत होती है, इन्हीं की वजह से इनका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का हमें पता चलता है। अब हमें पता हो गया कि आवेश है वो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का एक गुण है जिसकी वजह से वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है या वही लगाता है, और ये हम बोले तो विद्युत या चुंबकीय जो प्रभाव है उनको दर्शाता है। और जो उनकी न्यूनतम इकाई होती है वो हमें इलेक्ट्रॉन पर मिलती है, जिसका मान 1.6×10⁻⁹ कुलाम होती है, और ये नेगेटिव में होती है, और इसका मात्रक होता है कुलाम, यानी हमें कुलाम में मापेंगे। तो उसके बाद में हमने देख लिया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और जो इसके बाद में मैंने लिखा है दो वर्ड है जिनका नाम है एक सजातीय एक विजातीय। सजातीय यानी जब भी दो आवेश सेम जाति के होंगे, यानी या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि वे दोनों आवेश विजातीय यानी एक धनात्मक प्रकृति का है एक ऋणात्मक प्रकृति का है, तो उनके मध्य हमेशा आकर्षण बल लगेगा। अब इसके आगे की बात हम करते हैं किसी भी वस्तु की, यानी कौन सी वस्तु है वह कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा ये लिख सकता हूँ कि जैसे कि ये मेरी कोई वस्तु है, अब एक मेरे पास दूसरी वस्तु है, अब हम इसमें जैसे संपर्कित करा के या कैसे भी हम एक छोटी सी बात देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है Mb है, यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकालकर हम इस वस्तु में दें, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर हम दूसरी वस्तु में देंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है वो वस्तु धनात्मक वस्तु कहलाएगी, यानी वो धनात्मक हो जाएगी। यहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो वस्तु धनात्मक कहलाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आया है तो यहाँ पर अधिकता हो गई, तो ये वस्तु ऋणात्मक वस्तु कहलाएगी। ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यानी किसी वस्तु को हम धनात्मक कब कह सकते हैं, यानी यदि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो उस वस्तु को हम धनात्मक कह सकते हैं, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उस वस्तु को हमें ऋणात्मक वस्तु कह सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है हमेशा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है उसके द्रव्यमान में हमेशा कमी आएगी, यानी इसके द्रव्यमान में कमी आएगी और इसके द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। अब कितनी वृद्धि आएगी तो वो तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो दो के बराबर, 10 निकाले तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हमें यहाँ पर हम ये भी लिखते हैं कि m ऑफ e यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 है,
kg। इसके साथ में मैं बता देता हूँ, साथ में ही यानी हमारा इस चैप्टर में जिन और आवेशों से पाला पड़ने वाला है वो उनमें से हमारे आएंगे, एक तो है प्रोटॉन और एक है जैसे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है उस पर भी आवेश हमेशा इतना ही मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन है तो उस पर जो आवेश मिलेगा वो हमें मिलेगा 0, या हम उसे बोल सकते हैं यह हमारे लिए न्यूट्रल है यानी अनावेशित है। अब जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यानी m(E) है, उसका जो द्रव्यमान यानी P, m(P) यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1.673 × 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का जो यानी m(N) यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1.675 × 10⁻⁻27 kg, यानी इनमें जैसे हम बोल सकते हैं लगभग दोनों में बराबर ही द्रव्यमान मौजूद होता है। लेकिन अगर हम पूरी फिक्स बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन है उस पर आवेश जरूर 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यह भी हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है वो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों द्रव्यमान से कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें पता होना चाहिए, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, और उन पर आवेश भी हमें पता होने चाहिए। इसके बाद और भी है जैसे ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण है। अब ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन पर हम कह सकते हैं कि उन पर जो आवेश है वो 2 आवेशों के बराबर मिले, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश मिलेगा, यानी वो धनात्मक मिलेगा तो हम प्रोटॉन के बराबर कह सकते हैं, उसका जो द्रव्यमान है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर मिलेगा, और जो आवेश है वो हमें 1 प्रोटॉन के बराबर ही मिलेगा, सेम 1.6 × 10⁻⁻19 ही मिलेगा, यानी जो द्रव्यमान है वो तो 2 गुना प्रोटॉन के बराबर में मिलेगा, क्योंकि जो ड्यूट्रॉन है वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, तो उस पर आवेश तो हमेशा 1 प्रोटॉन के बराबर होगा और द्रव्यमान 2 प्रोटॉनों के बराबर लगभग माना जा सकता है। उसके बाद हम एक कण देखेंगे अल्फा कण। अल्फा कण है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो उस पर जो द्रव्यमान मानेंगे वो तो हम 4 प्रोटॉनों के बराबर मानेंगे, और जो आवेश है वो हम उसके 2 प्रोटॉनों के बराबर मानेंगे। ठीक है, ये हमें उन कणों के बारे में भी पता चल जाएगा साथ में। इसके बाद में हमें इस आवेश के थोड़े और गुण हैं वो देखने हैं, तो थोड़ा मैं इसको मिटा दूं। अब हम इसके बात करते हैं आवेशन का गुण। इसका हम पॉइंट का नाम होता है हमारा आवेशन के विधि होती है। आवेशन के गुण क्या बोले, आवेशन की विधि बोलते हैं, आवेशन की विधियां। तो हमें आवेशन की विधियां हैं वो 3 प्रकार की मिलती है। पहली हमारी विधि है वो है घर्षण, जिसका नाम है घर्षण। दूसरी जो हमारी विधि होगी उसका नाम होगा चालन, और तीसरी विधि का नाम होगा प्रेरण। तो घर्षण क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, यानी जब भी हम 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो रगड़ने से जो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, रगड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास जाती है, और इलेक्ट्रॉन है एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो हमें पता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है, इसका मतलब एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दूसरी वस्तु में अधिकता हो गई, यानी वृद्धि हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो वस्तु क्या हो गई, धनात्मक, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है वो हो गई ऋणात्मक। हमें यह भी पता होना चाहिए साथ में, यानी द्रव्यमान किसका बढ़ा, जिसमें जो ऋणात्मक हुई है। तो घर्षण है, घर्षण में हम कह सकते हैं 2 वस्तुओं को रगड़ने पर इनमें आवेश उत्पन्न होता है, यानी एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे पर अधिकता। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम घर्षण की विधि काम में लेंगे किसी भी वस्तुओं को आवेशन कराने के लिए, तो घर्षण की वजह से दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, विपरीत प्रकृति का
विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। इसमें साथ में ये भी कह सकते हैं विपरीत तथा बराबर। बराबर आवेश उत्पन्न होगा, यानी जैसे ये दो वस्तुएं हैं, अब एक वस्तु और है जो इससे हम रगड़ लेंगे और रगड़ने के बाद दूर रखेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाएगा, तो ये वस्तु हमारी धनात्मक हो जाएगी और ये वस्तु हमारी ऋणात्मक हो जाएगी, इसका ही द्रव्यमान बढ़ेगा। दूसरी विधि है हमारी चालन। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हम घर में हैं, जब हम कंबल है, कंबल में जब भी हम हाथ को इस तरह रगड़ते हैं तो उसमें हमें चिंगारियां दिखाई देती है। इसका मतलब वहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसी की वजह से वो चिंगारी दिख रही है। ये हम देखते हैं दो पत्थरों को हम भिड़ाएंगे या रगड़ेंगे तो वहीं से भी हमें चिंगारियाँ निकलती हुई प्रतीत होती है। अब वो भी चिंगारियाँ हो रही है या दो धातुओं को, यानी दो मेटल को या दो मतलब पत्थर को, इन चीज़ों को हम जब भी रगड़ते हैं या आपस में भिड़ाते हैं तो हमें वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देती है। वो चिंगारियाँ आवेश की ही होती है, आवेश की वजह से होती है। और दूसरी विधि है हमारी चालन। तो चालन है वो हम घरों में उपयोग लेते हैं, यानी एक आवेशित वस्तु होगी जिस तरह, यानी हमारे पास हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, वो जो बिजली का कनेक्शन ले रखा है यानी जिस तार से हमारे घर में बिजली आ रही है वो बिजली, उसी के अंदर तो आवेश आ रहा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। तो अब जो बिजली आ रही है, जो आवेश आ रहा है, उसी को हमें अलग अलग हमारे घर के स्रोतों से जोड़ देते हैं। लाइट है, पंखा है, कूलर है, एसी है, हम जो चलाते हैं वो हम क्या करते हैं कि उन तार से जो सीधा संपर्क कराते हैं, और जो संपर्क कराते हैं उसे हम बोलते हैं चालन विधि। यानी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से संपर्क में लाकर हम उस वस्तु को आवेशित करते हैं, तो उस वस्तु को हम बोलते हैं चालन, उस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि, जो हम घरों में काम लेते हैं। एक चालक तार होता है, यानी कोई भी जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु रखी हुई है, यदि हम इस वस्तु के पास किसी छड़ को ले आए, जैसे कि मैं मान लीजिए ये छड़ में लेकर आ गया जिसमें मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है, इस छड़ पर मैं ऋणात्मक आवेश लेकर आऊँगा इस वस्तु के पास, तो इस पर भी ऋणात्मक आवेश मौजूद होगा। तो इस वस्तु को इस तरह हमने आवेशित कर लिया। तो इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि सीधा यह जो हम घरों में उपयोग में लेते हैं, यानी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाना, यानी टच में कराने से वह वस्तु चालित हो जाती है। जैसे कि कोई भी करंट का तार है तो उस करंट के तार को किसी भी वस्तु के जो अनावेशित है उस मेटल पर अगर हम टच कराएंगे तो वो उस पर आवेश ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वह चालक हो जाएगी, यानी आवेशित हो जाएगी। तो इस विधि में क्या होगा, समान प्रकृति का आवेश होगा, यह हम लिख सकते हैं बराबर, बराबर व समान प्रकृति का आवेश, बराबर व समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यानी इन दो वस्तुओं के मध्य क्या होगा, हमें बराबर व समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। तीसरी विधि है हमारी प्रेरण। प्रेरण विधि थोड़ी सी इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी अनावेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के संपर्कित कराए, यानी किसी आवेशित छड़ को हम उस वस्तु के नज़दीक तो लाएंगे लेकिन उसे टच नहीं कराएंगे, और बिना टच कराए ही उस वस्तु को हम आवेशित कर देंगे। इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण, यानी बिना चालक, यानी किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क कराए उस वस्तु में हम चालन यानी आवेश उत्पन्न कर दें, आवेशित कर दें उस वस्तु को, इस विधि को हम बोलेंगे प्रेरण। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये किसी अनावेशित वस्तु के लिए जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या है, बराबर मात्रा में मौजूद है, और इसे हम किसी अचालक स्टैंड पर रख देते हैं। अब यदि हम इसे किसी अचालक स्टैंड पर रख देंगे, थोड़ा सा ये बना लेते हैं, मान लीजिए इसे किसी हम अचालक स्टैंड पर हमने इस वस्तु को रख दिया, तो इस वस्तु के पास में किसी भी चालक छड़ को लेकर आएंगे, और इस चालू वस्तु जैसे कि चालक छड़ पर हमारे पास ऋणात्मक आवेश है, तो ये ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, इस वस्तु में उपस्थित धनात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसका दूसरा जो हम चित्र हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ये अपने जो धनात्मक आवेश है यानी जो अलग जाति का है, हम बोल सकते हैं विजातीय आवेश को हम अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी धनात्मक आवेश को ये छड़ है ये अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जितनी मात्रा की हमारे पास छड़ है उतनी मात्रा के आवेश को ये अपनी तरफ खींचेगी, और जो समान प्रकृति का आवेश है जिसे हम ऋणात्मक आवेश बोल रहे हैं इसमें, तो ये ऋणात्मक आवेश को दूसरी तरफ यानी दूसरी साइड में प्रतिकर्षित कर देगी, प्रतिकर्षित कर देगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक कनेक्शन करवाएंगे ज़मीन के साथ। ज़मीन, हाँ हमें पता है कि ज़मीन है वो
अच्छा वो जमीन का इसे क्या बोलते हैं, धारिता जमीन की है, वो बहुत अच्छी धारिता धारण करने की शक्ति होती है। वो सारे ऋणात्मक आवेशों को यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जमीन में समावेशित कर लेगी, यानी इनको खा जाएगी, जितने भी ऋणात्मक आवेश इस तरफ फ्री हैं उनको। और अब उसके बाद हमें इस कनेक्शन को काट देंगे, यानी इस वस्तु को कनेक्शन को हम जब भी काटेंगे, हटा लेंगे, यानी कह सकते हैं हम इसको हटाएंगे। तो हटाने के बाद जब ये हमारी छड़ है, ये धनात्मक आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित रखेगी इस तरफ, और ये हमारी छड़ होगी। तो अब इस छड़ को जब हम हटाएंगे, इस छड़ को जब भी हम हटाएंगे तो ये जो धनात्मक आवेश है ये पूरी वस्तु में फैल जाएगा। इस क्रिया में हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, और लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि जो दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो रहा है वो समान परिमाण का है, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी बराबर हो या ना हो, लेकिन ये विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करती है। ये 3 विधियां हैं हमारी प्रेरण की। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है, इसी में एक पॉइंट है, इसी का गुण है, यानी नाम तो उसका इस तरह लिखे मिलेगा हमें नोटबुक में, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म। विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म। अब विद्युत आवेश के जो गुणधर्म हैं वो भी हमारे 3 हैं, उनको भी मैं एक साथ में बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसमें हमारा पहला है योज्यता का गुण, योज्यता का गुण। दूसरा है आवेश संरक्षण, और तीसरा है क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं, जिसे हम क्वांटीकरण नाम से ही पहचान लेंगे, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण या इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो जो योज्यता का गुण है, तो इसमें हमें छोटी सी बात है, सीधा ही समझने की कोशिश करेंगे। योज्यता का मतलब आप जोड़ने से समझ लीजिए, यानी किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश है, जो किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश है, वो उस वस्तु में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इसको हम सीधा लिख सकते हैं समेशन क्यू। समेशन का मतलब होता है कुल। तो किसी भी वस्तु का कुल जो आवेश है वो उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय, यानी n तक कितने भी आवेश हो सकते हैं, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी जैसे वे हमारी वस्तु है, इस वस्तु पर मैंने बोल दिया कि ये 50 कूलाम उस पर आवेश है, तो ये जो 50 कूलाम आवेश है, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 कूलाम, 3 कूलाम, जैसे प्लस का, माइनस का, प्लस का 5 कूलाम, 6 कूलाम, इस तरह करके हमें अगर इसका योग जो हमें निकलेगा मिलेगा, प्लस और माइनस करके हम जो इसका योग निकालेंगे वो हमें 50 कूलाम ही मिलेगा। यानी जिस तरह हम किसी क्लास में बैठे हैं, अब अगर हम 10 बच्चे अगर किसी क्लास में बैठे हैं, तो अब बाहर हम क्लास के बोर्ड पर लिख देते कि इस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, और अंदर जाकर हम गिनेंगे एक एक करके, तो भी उसमें 50 ही बच्चे होंगे। तो इसका मतलब है इसमें कोई भाई कमी या बेसी नहीं होता कुछ भी। इसमें जो भी कुल आवेश है वो आवेशों के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होगा। या हम उनके द्रव्यमान की बात कर लें, यानी हमें हमारी क्लास में जो 10 बच्चे हैं, उनका अलग अलग द्रव्यमान है, अलग अलग उनका वजन है। जैसे उन वजन को हमें उन वजन को हम तोल कर बाहर क्लासरूम के बाहर लिख दें कि इस क्लास के अंदर इतनी मतलब बच्चों के मान न बताकर भाई इनका जो कुल द्रव्यमान है सारे बच्चों का वो इतना है। अगर हम अलग अलग बच्चों को भी तोल कर हम देखेंगे
तो हमें उनका जो योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें उतना ही मिलेगा। यानी अलग अलग आवेशों का जो बीजगणितीय योग होगा वो उसके कुल योग के बराबर ही मिलता है। ठीक है, इसको आसानी से इसी तरह समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका ये। इसके बाद है आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी भी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जिस तरह हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी तरह ये आवेश संरक्षण का भी एक नियम है कि जिस तरह ऊर्जा है संपूर्ण ब्रह्मांड की, वो ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस एक से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आवेश है कि हर एक आवेश को हम, किसी भी आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है क्वांटीकरण, या हम बोल सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण है वो क्वांटा नाम से बनाया गया है, क्वांटा यानी सबसे छोटा। अब क्वांटीकरण का क्या मतलब है भाई? ये क्वांटीकरण जो पॉइंट है ये हमें क्या कहना चाहता है? ये हमें कहना चाहता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम आवेश के उसके क्या बोलते हैं उसे, क्यू बराबर एनी, पूर्ण संख्या, एन यानी पूर्ण संख्या। यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उसमें किसी भी वस्तु पर कुल आवेश है, उस वस्तु पर उपस्थित एक न्यूनतम आवेश, यानी जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे हम न्यूनतम आवेश बोलते हैं, उस आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक आवेश के न्यूनतम मान, एक क्वांटा मान के पूर्ण गुणज में ही मिलेगा। यानी जो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश मिलेगा वो हमें इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। यहाँ पर n का जो मान होता है वो पूर्ण संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 यानी n तक की संख्या है। क्यू बराबर एन ई, ये हमें फॉर्मूला काम आ सकता है और इस पर हमें MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है, स्मॉल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्यू का मतलब होता है आवेश, एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, ई का मतलब है आवेश, ई का जो ई पर जो आवेश मौजूद है वो हमारा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी ई का मान तो फिक्स है, तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं, या तो कुल आवेश देकर एन यानी एन की संख्या पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा सकती है, या एन का मान देकर यानी संख्या देकर इलेक्ट्रॉनों की किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान पूछा जा सकता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो एक आवेश के एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा, यानी क्यू बराबर एन ई। इस पर हमें फॉर्मूला मिल सकता है। क्यू का मान देंगे तो हम ए का इस क्यू के मान में भाग लगा सकते हैं, और यदि हमें एन का मान दिया होगा, क्यू का पूछा गया, तो हमें ई के मान से एन को गुणनफल करा सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं, जिससे हमें कुल आवेश मिल सकता है। ये हमारा क्वांटीकरण। यानी भाई किसी भी, जैसे कोई दीवार बनी है तो हमें उस दीवार में जैसे हमने अगर परफेक्ट ईंटें लगाई हैं, अब हम दीवार में हम हाफ ईंटें यानी टूटी हुई ईंटें लगाते हैं तो उसमें वो टूटी हुई ईंटें चलती है, लेकिन इन आवेशों में नहीं चलेगी। इस तरह जिस तरह मनुष्य की हम गिनती करते हैं, यदि कोई इंसान बैठा है, चाहे वो 2 फुट का हो, 4 फुट का हो या 6 फुट का हो, हम उसकी गिनती 1 2 3 4 पे करेंगे। यानी 5 बंदे हैं, चाहे वो कितनी भी हाइट के हों, अलग अलग हाइट के हों, तो हम उसे हमें 4 है तो 4 ही बोलेंगे, 5 है तो 5 ही बोलेंगे। उन्हें हमें ये नहीं कह सकते जैसे 4.5 इंसान बैठे हैं, भाई हम ये नहीं कह 4.5 आदमी बैठे, 3.5 आदमी बैठे, 5.5 बैठे, ऐसा नहीं होगा। होगा तो 5 6 7 8 9 10 की गिनती होगी। उसी प्रकार इसमें जो आवेश मिलेगा किसी भी वस्तु पर वो ई के गुणा में मिलेगा। यानी जो भी आवेश होगा वो या तो किसी भी वस्तु पर या तो 1 ई के बराबर है तो हम लिख देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, एन का मान 1 लिखेंगे। यदि हम एन बराबर या हम लिख सकते हैं 2 के बराबर, तो 2 × 1.6 × 10⁻19, 3 बराबर लिख सकते हैं। यानी ये संख्या पूर्ण गुणज के रूप में रहेगी हमेशा, 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो मान मिलेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट मिलता है वो है आवेशों का सतत वितरण।
आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण भी 3 प्रकार का है, जिसे हम बोल सकते हैं, इनको भी मैं साथ में बताने की कोशिश करूंगा। रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा है हमारा आयतनीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इनको भी हम सीधा ही आसानी से समझ सकते हैं, तीनों को एक एक लाइन में ही समझ लेंगे। रेखीय आवेश वितरण यानी किसी भी वस्तु पर यदि आवेश रेखा के अनुदिश फैला हुआ है तो उसे हम बोल सकते हैं रेखीय आवेश वितरण। यानी ये जिस तरह ये हमारा मार्कर है, ये हमारा एक तार होता है, उस तार पर यदि करंट है, आवेश है, तो उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। यानी लंबी वस्तुओं पर हमें जब भी आवेश मिलेगा तो उसे हम बोल देंगे रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, या हम बोल दें किसी वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश आवेश का वितरण है, यानी किसी वस्तु के पृष्ठ पर अगर आवेश वितरित है तो उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे कि हमारी टेनिस की बॉल है, यदि वो खोखली बॉल है, टेनिस की बॉल खोखली होती है, यदि वो धातु की है, मेटल की है, उस पर हम करंट लगाएंगे यानी तार लगाएंगे, जब भी आवेशित का यानी चालक तार का हम जब भी इसे संपर्क कराएंगे तो वो करंट है उसके ऊपर फैल जाएगा, वो जो पृष्ठ पर फैलेगा, तो उसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमें कार है, कार पर जब भी जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, अगर वहाँ पर अगर कोई तार है, वो अगर बिजली का करंट का जो तार है वो अगर उस गाड़ी पर अगर गिरेगा, तो अब यदि उसके अंदर कोई इंसान बैठा है, वो यदि सीट पर बैठ जाए, वो किसी भी गाड़ी को चारों तरफ गाड़ी में कहीं भी टच ना हो मेटल के, तो उसमें करंट नहीं आएगा। क्योंकि आवेशों की जो खूबी है कि आवेशों का जो वितरण होता है वो सतह पर रहता है, पृष्ठ पर रहता है। तो आवेश है वो उस गाड़ी के पूरे पृष्ठ पर होगा, उस गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा। जब तक कि इंसान है वो अंदर बैठा बंदा किसी भी गाड़ी को कहीं भी टच ना करे, संपर्क ना करे, तो उस वितरण को हमें पृष्ठीय आवेश वितरण कह सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है वितरित कर रहे हैं और वो उसके पृष्ठ पर वितरित होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा हमारा वितरण है वो है आयतन आवेश वितरण। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है वो उसके आयतन के अनुदिश फैला हुआ है, तो उसे हम आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यही हो गया, जैसे कि हमारी जो टेनिस बॉल है उसे हम भरतल बना लें, यानी भरी हुई मान लें, जैसे हमारी कोस्को की बॉल है या रबड़ की जो बॉल होती है उसके हम समझ सकते हैं, या कोई भी ऐसी धातु जो हमें अंदर तक भरी हुई है, पूर्णतः कठोर है, जैसे हमारा पत्थर है। पत्थर ये मान लीजिए एक पत्थर हो गया, वो यदि हमारा पत्थर है वो मेटल का है, तो अगर हम उस पर आवेश वितरित कराएंगे, उस पर हम करंट लगाएंगे, तो वो उसके अंदर तक जाएगा आवेश। वो उस आवेश का जो गुण है जिसे हम बोलते हैं आयतनीय आवेश वितरण, यानी आवेश है उसके आयतन तक फैल जाएगा, चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं आयतनीय आवेश वितरण। अब इसे हमें गणितीय रूप में, यानी हम इसे नोटबुक में हम लिखते हैं, तो इसको हम निकालने के लिए हम इसका वितरण की जगह इसका नाम लेते हैं घनत्व। अब घनत्व है वो वैसे 11th का टॉपिक है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρ=m/v। यानी किसी भी वस्तु का हम जब घनत्व निकालते हैं तो उसके आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हमें घनत्व कहते हैं। जैसे हमारी पानी की टंकी है तो वो उस पर जो उसका माप लिखा होता है, जैसे 500 लीटर, 700 लीटर, 1000 लीटर, तो वो उसका घनत्व लिखा होता है, क्योंकि वो जो पानी हम डालेंगे उसके आयतन में डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे पूरा का पूरा, इसी उसे बोलते हैं हम घनत्व। अब ये आवेश वितरण हो रहा है, किसी भी पृष्ठ पर हो रहा है या किसी भी रेखीय कोई तार है उस पर हो रहा है या आयतन में हो रहा है, तो उसकी जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करते हैं, वो तीनों के लिए हमें जो यहाँ पर वितरण नाम लिखा हुआ है इसी को हम हटाकर लिख देते हैं रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व, जब भी हम लिखेंगे कि भाई इस वस्तु पर इतना आवेश है तो वो उस घनत्व के रूप में लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और वितरण आयतन आवेश वितरण है, इसे हम लिखते हैं आयतन आवेश घनत्व है। ये लिखने का तरीका होता है। अब रेखीय आवेश घनत्व है, इसे हमें लेमडा से लिखते हैं। इसे लिखते हैं लेमडा। लेमडा इक्वल टू होता है Q/L। पृष्ठीय आवेश वितरण होता है उसे हम लिखते हैं सिग्मा से, जिसका मान होता है Q/A। आयतन आवेश वितरण है उसे हमें रो से लिखेंगे, रो इक्वल टू होगा Q/V। यानी इसमें सीधा ही लिखा हुआ है कि L का मतलब बहुत लंबाई, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि L का मान 1 कर दें, नीचे जो मान लिखा हुआ है उसे L कर देंगे, यहाँ पर A को 1 कर देंगे, V को 1 लिखें। इसे हम कैसे बोलते हैं
कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हमें रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा हमारा है एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के एकांक पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है आयतन आवेश घनत्व है, तो हम लिख सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम एकांक आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये इन तीनों की क्या हो गई, डेरिवेशन भी हो गया, यानी इनका फॉर्मूला भी हो गया और इनकी थ्योरी भी यही होगी, इनका स्टेटमेंट भी ये हो गया। यदि कोई आवेश है वो उनकी रेखा के अनुदिश फैला हुआ है तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा लेमडा से इसे हम लिखते हैं, और क्यू अपॉन में एल होगा, यानी एल लंबाई में उपस्थित क्यू को हमें लेमडा कहते हैं। यहाँ पर ए बटा क्यू बटा ए है, यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं, यानी किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो भी कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर जो आवेश उपस्थित है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। आयतन है उसमें जो आवेश उपस्थित है उसे हम आयतनीय आवेश घनत्व कह देते हैं। ये हमारे जो आवेश हैं उनके मूलभूत गुण धर्म हो गए हैं, और ये आवेशों के पूरे गुण हो चुके हैं वैसे। और इसमें अगर हम एक और अगर थोड़ी सी बात और मिला सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जैसे वो हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा वैसे, जैसे प्लस और ऋण माइनस, यानी एक धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, तो इनसे जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो आगे की बात है। तो उनकी विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होगी वो किस प्रकार होगी, तो धनात्मक आवेश से हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी और ऋणात्मक आवेश के हमेशा लंबवत अंदर की ओर होती है। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, वो हमें विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ये तो हमारी पूरी नॉलेज हो गई आवेश के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा कूलॉम का नियम।